नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपीडिया के यूट्यूब चैनल्स पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं केपी गुप्ता आप लोगों को हिंदी सीरीज कंप्लीट करा रहा हूं, सामान्य हिंदी। आज उसी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे इनके उच्चारण स्थल के बारे में। अब ये जो उच्चारण स्थल है दोस्तों, इससे प्रश्न पीएससी मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और इससे जो प्रश्न है आपके व्यापक में भी आते हैं कि किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं, आज हेडिंग डालिए आप सभी, वर्णों के उच्चारण स्थल। वर्णों के उच्चारण स्थल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थल के बारे में कि कहां से किस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रख लेना है KTMDO अर्थात KTM2। क्या याद रख लेना है आप लोगों को? आप सब लोग याद रखिएगा KTM2। KTM2 का मतलब यहां से हम चालू करेंगे नीचे से, तो K से हो गया आपका कंठ। क्या हो गया दोस्तों? कंठ हो गया। T से क्या हो गया? तालु। M से क्या हो गया? M से हो गया आपका मूर्धा। D से क्या हो गया? दंत। और O से हो गया आपका दोस्तों ओष्ठ। ये हो गया आपका क्रम। क्या हुआ? KTM2। KTM2 अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जो कंठ होता है एक कॉलम लिखेंगे, यहां दो कॉलम बनाएंगे। आप पहला कॉलम में लिखिए क्या? स्थान, और दूसरे कॉलम में लिखिए आप वर्ण। ये आपका बन गया। अब यहां से हम क्रम से याद करेंगे। पहला लिखा हमने कंठ। जब कंठ लिखा दोस्तों, जिस क्रम से हमने लिखा ना KTM2, उसी क्रम से हम लोगों ने पढ़ा था कचट तप। क्या पढ़ा था दोस्तों? कचट तप। तो उसी क्रम से हम यहां लिखेंगे, लेकिन पहले स्थान पूरे लिख ले रहे। कंठ होता है आपका जो ये गर्दन के पास जो निकला हुआ भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कंठ। कंठ के ऊपर ये जो टिल्ड भाग है कर्व के शेप में, उसे कहते हैं तालु, या इसी को आप को लिखा सकता है तालव्य। क्या कहते हैं? तालव्य भी कहते हैं दोस्तों, और इसी को तालु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। ठीक। और तालव्य के बाद हमने क्या कहा? तालव्य के बाद आगे का भाग होता है जो जीभ के ऊपर का भाग होता है दोस्तों, जो ऐसे होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धन्य। इसके बाद क्या आ जाता है? मूर्धा के जैसे आगे जाएंगे तो आपका आ जाता है दंत, और इसके सबसे लास्ट में आता है ओष्ठ। इसके बाद दोस्तों कुछ और आते हैं, जैसे मूर्धा और दंत के बीच का भाग होता है, जहां जिसे हम कहते हैं क्या? मसूढ़ा या दंत मूल। उसे हम आंग्ला क्या लिख सकते हैं? एक भाग वो भी होता है जिसे हम दंत मूल, या इसी को हम कहते हैं वर्त्स। क्या कहते हैं? वर्त्स कहते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने कचट तब पढ़ा, तो यहां पर लाइन खींची, क्रम से लिख लेंगे। दंत और ओष्ठ तक लिखेंगे, मूर्धा का ये वर्त्स का हम बाद में लिख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्रम से लिखिए, क्या कहा आपने? कचट तप। तो का, चा, टा, ता और पा। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए दोस्तों कि का वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, चा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, या टा वर्ग का, या ता वर्ग का, या पा वर्ग का, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि टा वर्ग का तो पीएससी में पूछा जा चुका है 2017 मुख्य परीक्षा में कि टा वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो केवल इतना लिखना था, मूर्धा या मूर्धन्य, और आपको 3 नंबर मिल जाने थे। ठीक। इसी प्रकार व्यापक में भी पूछे गए हैं प्रश्न कि चा वर्ग का, या चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चा वर्ग के अंतर्गत आपको याद होंगे, हम लोगों ने विगत क्लास में अध्ययन किया था। क्या आता है? च, छ, ज, झ, इय। इसी प्रकार जब हम दोस्तों का वर्ग की बात करेंगे, तो का वर्ग के अंतर्गत आपको कौन सा आ जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। क्लियर? इसी प्रकार बाकी वर्ग भी हैं। तो सबसे पहले क्या हो गए? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। अब क्रम से हमने देख लिया, आपसे पूछ लिया जाए कि का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो का वर्ग का होता है कंठ से। आप क्रम से याद रखिए, KTM2
अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और उसी क्रम में हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कचट तप, तो क्रम से याद रख लिया आपने कचट तप के बारे में। इसके बाद दोस्तों अब कौन कौन से वर्ण कहां से आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो छोटा आ और बड़ा अ इन जब का उच्चारण करेंगे तो आप क्रम से देखेंगे आ कहां रहा, यहां, फिर आप करेंगे ई, तो जोर कहां पर आएगा, जोर आपका यहां पर आएगा, कहां पर, तालु में, तो नेक्स्ट क्या होगा ई। इसके बाद कौन से वर्ण आते, ऊ। जब आप ओ का उच्चारण करते तो आप अपने ओठों को देखिए, ओठ ही आपकी सहायता करते, ओ। यदि आप अपने ओठों को पकड़ लेंगे तो आप ओ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो ओ कहां से आ रहे हैं, ओष्ठ से आ रहे हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब कौन से बच रहे हैं, ए आई ओ औ, तो अभी आप उन्हें साइड में रख दीजिए, ए आई ओ और औ, इन्हें अब आप साइड में रख दीजिए, जो 4 बच रहे हैं। इसके बाद अब कौन से बचते हैं दोस्तों, स्वर में व्यंजन वर्णों में देखते हैं तो हम लोग पास से मतलब मां मछली तक पहुंच गए। अब क्या बचता है, या र ला वा, यहां लिखते हैं जो बच रहे हैं, या रा ला वा, तीनों सा और हा तो आप यहां से दोस्तों अब आपको पढ़ना है या र ल व सा। सबसे पहले इन तीनों सा को सॉल्व करते हैं हम लोग। जब इन तीनों सा को सॉल्व करेंगे तो एक जो सा होता है, क्रम से आप याद रखिएगा, सा का क्रम कैसा होता है, यहां से चलता है, सा फिर सा और फिर ये सा। कैसे, जब भी आप इस षटकोण का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो आपकी जीभ कहां, मूर्धा में स्पर्श होता है। जब ऊपर शक्कर का अध्ययन करते तो तालु से मतलब विसिल के जैसे आवाज आती है, क्या, सीटी जैसे बजती। और ये सा को बोलते हैं, तो ये कहां आता है, ये सा कहां आता है दोस्तों, ये सा दोस्तों, ये इधर आप सुधार लीजिएगा, ये सा कहां पर आता है, षटकोण वाला मूर्धा से उच्चारित होता है, और सरौते वाला कहां से होता है, सरौते वाला होता है आपका दंत से। आपने बोल के देखा कि जब भी सा का उच्चारण करें षटकोण का तो कहां जाएंगे आप, मतलब जेब कहां लग रही, ऊपर की ओर लग रही, इसलिए हमने कहा मूर्धा से कौन सा, सा। और क्रम से भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद याद करने के लिए हमने यहां लिख दिया यस, या और सा। इस षटकोण को याद रखना है तो हमने रे जोड़ दिया और सा, तो ऐसे याद कर सकते हैं ऋषि। ऋषि में दोस्तों रे भी आ गया और सा भी आ गया, तो आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से, टा वर्ग होगा और ऋषि होगा। इस प्रकार से आपके ये तीनों गए। अब क्या बचता है, हा को हमने क्या कहा दोस्तों, हा कहां से, कंठ से उच्चारित होता है या कंठ के नीचे से होता है, इसलिए इसके अंतर्गत हम हा को भी लिख लेते हैं। जब हा को लिखेंगे दोस्तों तो इसके साथ आपका विसर्ग भी आ जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। चावर्ग में होगा ए और यस। अब इसके बाद आपके क्या बच रहे हैं दोस्तों, या रा ला और वा, तो या भी हो गया, ठीक। अब बचता है आपका रा और ला, तो इनको हम यहां पर भी मानते हैं और इसके अलावा एक स्थान और है जहां से हम इन्हें मानते हैं। इस प्रकार से आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आप इस चार्ट को बना लीजिए। इसके बाद हम एक बात और यहां लिख लीजिए इसी चार्ट में कि आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछा गया कि तालब अर्थात तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो काउंट करिए कितने हो गए, 5 ये हो गए, 2 7 2 9। तालब अर्थात तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 9। यह विगत व्यापम के एसआई और पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका और संविदा में भी पूछा गया कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या 9 है, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 2 7 1 8 1 9। 9 वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं, ये 9 वर्ण उच्चारित होते हैं आपके कंठ से होते। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या तो 5 और 2 7, कितनी है, 7 है। ठीक दोस्तों, ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया होगा। अब आगे कुछ और आधा स्थान हम बताते जहां से हम उच्चारित करते हैं। ठीक, अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। तो हमने क्या लिखा, एक लिखा वर्त, जिसे हमने एक नाम दिया क्या, दंत मूल, अर्थात जो मसूड़ा वाला भाग होता है। अब दोस्तों जैसे हमने रा और ला के बारे में कहा था कि वहां तो हो ही रहे, इसके अलावा कुछ और स्थान से भी ये उच्चारित होते। तो जब आप रा बोलेंगे तो आप खुद बोलकर देखिए आपकी जो जीभ कहां पर लगेगी। आपकी जीभ लगेगी दोस्तों दांतों के बिल्कुल ऊपर। कहां पर लगेगी, दांतों के बिल्कुल ऊपर। आप बोल के रा,
ला। जब ला का उच्चारण करेंगे, रा का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा हमेशा दंत मूल पर ही लगती है, तो इसलिए रा और ला क्या होते हैं, रा और ला आपके दंत मूल से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा सा को भी बोल के देखिए, स। जब सा को बोलेंगे दोस्तों सरौते वाले का, तो भी यहां पर वही स्थिति बनती है। तो दंत मूल में आप याद कर लीजिए सरल। इसके अतिरिक्त एक का आपका जा होता है, कौन सा, नुक्ता वाला। नुक्ता वाला ज भी कहां से उच्चारित हो, दंत ज, इज बोल के देखिए। जब आप इच बोलेंगे ना तो जीभ आपकी बिल्कुल जा के उच्चारण के समय दांतों के जड़ पर लगेगी। कहां पर लगेगी, दांतों के जड़ पर आपकी जीभ लगती है। ये हो गया आपका वत्स। इसके बाद दोस्तों कुछ क्षेत्र भाग और होते हैं, जैसे कंठ तो हमने लिख लिया। कंठ के नीचे का एक भाग होता है जहां काकल कहते हैं, जिससे क्या, कंठ जो होगा दोस्तों, जो निकले हुए हो यहाँ पर हड्डी होती है, उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उसे हम कहते हैं काकल। तो यहाँ पर हम एक काकल्य भी मानते हैं, काकल। और काकल्य से उच्चारित होने वाला वर्ण होता है दोस्तों आपका कौन सा, हा। काकल्य से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, हा वर्ण उच्चारित होता है। अब काकल्य के बाद दोस्तों हम लोगों ने कुछ वर्ण लिखे हैं, जो वर्ण बच गए थे, तो वो वर्ण कौन कौन से हैं आगे हम लोग देखेंगे। जैसे हमने लिखा था दोस्तों बचे हुए वर्ण ए, आई, ओ, औ, ये लिखा था, और एक वा बचा हुआ था। तो जब ए और आई की बारी आती है दोस्तों, तो हमने देखा था ये आ और ई से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थल क्या, कंठ है। ई का क्या है, तालु। तो यहां पर अगला उच्चारण स्थल लिखिए आप, कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु कहां से आ गया, इनसे उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा हो गया आपका, तो ए और आई। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ए और आई का उच्चारण स्थल ए और आई है। ठीक, इसके बाद अगला क्या लिखा हमने, कंठ तालु के बाद दोस्तों ओ और औ बच रहा है। तो ओ किससे मिलकर बनता, हमने लिखा है स्वरों में आ और ऊ से। तो आ का उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ होता है, और ऊ का क्या होता है दोस्तों, ऊ का होता है ओष्ठ। तो जब कंठ और ओष्ठ जुड़ गए तो संधि से ये बन जाता है, ये शब्द आपका बन जाता है कौन सा, ये बन जाता है कंठौष्ठ। और यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाती है, आ प्लस ओ से औ बन गया, मतलब वृद्धि संधि। ठीक, तो कंठौष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो कंठौष्ठ से आपके होते हैं ओ और औ। तो ओ और औ का उच्चारण कहां से होता है, कंठौष्ठ से होता। यह भी पीएससी में पूछा गया है और व्यापम में भी पूछा गया। निम्न में से कौन सा कंठौष्ठ वर्ण है, तो कौन से हैं, ओ अथवा औ, दो में से कोई भी आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, आपके कंठौष्ठ वर्ण कहलाते हैं। चलिए ये चारों भी हो गए। अब बचता हुआ दोस्तों, जब वा का आप उच्चारण करें तो आप ऐसे ए नीचे वाले ओठों और ऊपर वाले जो दांत है ना, उनके बीच ऐसे ऐसे लगा के बोलिएगा। जब भी आप ऐसे बोलेंगे तो आप वा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप खुद सुनिए, तो किसका उच्चारण सुनाई दिया आपको, आपको अ का उच्चारण सुनाई दिया। इसलिए जब भी हमें वा का उच्चारण करना होता है तो ओठों और दांत दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब दांत और ओष्ठ की सहायता से ही हम वा का उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए यहां पर क्या हमने किया, दंत प्लस ओष्ठ। तो दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो जाए, आपका ये संधि होके बन जाता है दंथौष्ठ। तो ये भी पूछा जा सकता है दंथौष्ठ वर्ण कौन सा है, तो दंथौष्ठ वर्ण होता है आपका वा। ठीक, ये हो गए आपके वर्णों के उच्चारण स्तर। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों नाक, जिसे हम कहते हैं नासिक। और नासिक से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों, पंचमाक्षर आपके होते हैं अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। इसके अलावा होता है आपका अनुस्वार, ये अम। ये सब कहां से उच्चारित होते हैं, ये होते हैं दोस्तों आपके नाक से। इसलिए इन्हें क्या कहता है, इनका उच्चारण स्थल बोला जाता है नासिक। अब याद ध्यान दीजिए, कुछ वर्ण हमने देखे दोस्तों, कुछ वर्णों का उच्चारण दो स्थलीय होते हैं। तो इस प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से वर्ण
क्या होते हैं? दो स्थानों से उच्चारित होते हैं, अर्थात दो स्थलीय उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए ये अंगा, इया, डा, ना, मा हम लोगों ने लिखा है, ये अपने वर्ग के साथ साथ नासिक के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये सभी अंगा, इया, डा, ना, मा ये क्या है? ये दो स्थलीय वर्ण है। कौन से हैं? दो स्थानों से उच्चारित होने वाले, दो स्थानों से उच्चारित। इसके बाद दोस्तों और एक कौन सा आपका? एक आपका हा। हा भी दो स्थानों के अंतर्गत लिया जाता है। हा का उच्चारण हमने कहां से किया? हमने कंठ भी माना और काकल भी माना। अब विकल्प में आप में ये सोच रहे होंगे यदि काकल और कंठ आ जाए तो हम क्या बताएंगे? तो जब दोस्तों कंठ और काकल दोनों आ जाता है तब आपका आंसर होगा काकल। क्या होगा? यदि पूछ लिया जाए हा का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है या काकल, तब आपका आंसर जाएगा काकल में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके वर्णों के उच्चारण स्थल समाप्त होते हैं। अब नोट बना के लिख लीजिए, प्रश्न आया था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों कितने भागों में विभक्त किया गया? तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें 9 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? 9 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में और किसके बारे में? शब्दकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।